हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज एस आर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमें उम्मीद है कि आपका पेपर अच्छा रहा होगा। हालांकि पेपर तो काफ़ी टफ, ये जितने भी हुए हैं काफ़ी टफ रहे हैं और इसके लेवल के अकॉर्डिंग अगर बात करें, लेकिन फिर भी उम्मीद है कि आपका पेपर अच्छा रहा होगा। ठीक है, हम लोग इस वाले जो क्लास में मैथ और इंग्लिश और रीजनिंग, इन तीनों पोर्शन के डिटेल एनालिसिस करेंगे। मतलब थोड़ा सा अच्छे से इसको देखते हुए चलेंगे, टाइम कम लेंगे लेकिन व्याख्या पूरी करेंगे इसको। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। मैथ से शुरू करते हैं हम लोग और देखते हैं कि किस तरह से हम लोग इसको, आप थोड़ा मैच कीजिए और क्या करके आए हैं आप उसको देखिए। मैथ काफ़ी इजी थी, तो देख लेते हैं। ये क्वेश्चन वही थे जो पढ़ाए थे आपको, सेम क्वेश्चन लगभग आ गए बिल्कुल। ये भी इकाई अंक वाला वही क्वेश्चन आ गया है। बाकी वृद्धि और कमी कमी वाला आपको मैराथन में ये कराया था। तो काफ़ी कुछ क्वेश्चंस हैं जो लगभग वैसे ही है, सरलीकरण। कुछ भी मैथ में बहुत ज़्यादा टफ नहीं था। देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देखिए, देसी घी की कीमत में 25% की वृद्धि होती है। ठीक है, अगर आपको ये विजुअल हो और थोड़ा सा बढ़ा दें इसको, ये क्वेश्चन है। देसी घी की कीमत में 25% की वृद्धि हुई। ठीक है, 25% की वृद्धि का मतलब क्या होता है? 1/4। मतलब कोई चीज 4 थी तो 4 से बढ़कर कितनी हो गई? 5। 25% की वृद्धि हुई। एक परिवार को देसी घी की खपत में कितने प्रतिशत की कमी करे ताकि उसके खाते में खर्च ना बढ़े? बहुत ही बेसिक सवाल है। मतलब परसेंटेज कोई पढ़ता है तो इसको तो जरूरी पड़ता है। ठीक है, तो कोई चीज अगर 4 से 5 हो गई है, कोई कीमत बढ़ गई है, तो आपको उसके खपत को क्या करना पड़ेगा? 5 से 4 करना पड़ेगा, तभी तो कोई खर्च नहीं बढ़ेगा ना। तो 5 से 4 के लिए कितना कम करना पड़ेगा? 1। और कहां से? 5 से। कितने प्रतिशत कम करना पड़ेगा? गुणे 100। तो यानी कि कितना प्रतिशत हो जाएगा? 20% की उसको अपने खपत में कमी करनी पड़ेगी, तब उसका खर्चा जो है ना बढ़ेगा ना घटेगा, यानी 20% भी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, यहां पर दिया गया है 341 की पावर 491। 41 है, यानी यहां पर बेस में जो यूनिट डिजिट है वो 1 है, तो 1 की घात चाहे जितनी कर दो, हमने आपको बताया था नंबर सिस्टम में उसका मान 1 ही रहता है। 5 की घात कितनी भी चढ़ी हो उसका मान 5 ही रहता है। ठीक है, और यहां पर अगला आया 4। 4 में दो कॉन्सेप्ट बताए थे। अगर इसकी घात सम है, अगर इसकी घात सम है और विषम है, बस इतने ही देख लो। बाकी 2 है, 4 से भाग लगेगा, 2 से भाग लगेगा, उसको भूल भी जाओ। 4 की सम घात क्या होता है? 2। तो 4 चौकू 16, हमेशा 6 आएगा। और 4 की घात विषम क्या होता है? चाहे 3 कर लो चाहे 1 कर लो, 3 ही कर लेते हैं। 4 चौकू 16 चौकू 64, यानी 4। तो विषम होने पर इकाई अंक 4 आता है और सम होने पर इकाई अंक 6 आता है। यहां पर घात कितनी है इसकी? 1793। विषम है तो विषम का मतलब कितना आएगा? 4। ठीक है, तो गुणे 4, बस आ गया। 4 पंचे 20, 0 ऑलरेडी आ गया, तो इकाई अंक क्या रहेगा? 0। तो इसीलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, 0। ठीक है, दो क्वेश्चन यहां से हो गए। आगे उधर देख चलिए, देखिए क्या है 0.4। 0. अगर हम बात करें इसकी, क्या लिखा है? 0.4 की पावर कितना है? स्क्वायर है, भाग, हाँ भाग दिया जा रहा है इसमें। कितने का भाग दिया जा रहा है? 0.00। अच्छा, ये तो सिंपल वाला ही है, लेंदी वाला नहीं है, वो दूसरा है एक थोड़ा सा। ठीक है, पावर 6 है। तो हमें इस और इस किसके बराबर दिया गया? 0.2 की पावर y दिया गया। हमें यहाँ पर y का मान निकालना। देखिए, जब यहाँ पर बेस में 0.2 है तो इसका मतलब ये है कि हमें इस तरफ भी 0.2 लाना पड़ेगा, तभी हम पावर की कंपैरिजन कर पाएंगे। तो यहाँ पर इसको क्या लिख सकते हैं? 0.4 को क्या लिख सकते हैं? 0.04 होगा ये। हाँ, ये 0.04 होगा। थोड़ा सा यहाँ पर मिस्टेक है, हमारे लिखने में हो गई है। 0.04 है। ठीक है, तो इसका मतलब होता है 0.2 का स्क्वायर कर सकते हैं, और का ऑलरेडी स्क्वायर तो चल ही रहा था। अगर 2 दूना 4 करेंगे तो 0 4 आ जाएगा, 2 अंक पे दशमलव आ जाएगा। ठीक है, गुणे ये जो चल रहा था वैसे ही इसको लिखा रहने दीजिए। 6 है और नीचे बटे कितना चल रहा है? बटे चल रहा है 0। अब इसको भी बदल लीजिए, 0.2 यानी 0.2 की घात कर दीजिए 3। ठीक है, अब यहां पर देखिए, इसको ऊपर लाइए तो ये कितना हो जाएगा? 2 दूनी 4 हो जाएगा, और ये 3 ऊपर जाएगा तो 1 बचेगा। अल्टीमेटली क्या बचेगा? देखिए 3, 2 दूना 4, तो 4 से 3 जाएगा, 1 बचेगा। 1 और इधर कितना था? 0.2 की पावर ऑलरेडी 6 चल रहा था। अगर हम इधर देखेंगे तो गुणे में फिर से घातें जुड़ जाती है, बेस समान होते हैं। तो 0.2 की पावर कितना हो जाएगा? 7। और बराबर जो चल रहा था 0.2 की पावर कितना चल रहा था? 22। तो यहाँ पर देखिए बेस समान है तो आप घातों की तुलना कर सकते हो, यानी 22 का मान यहाँ पर कितना हो जाएगा? 7। लगभग सभी का ये आंसर आ गया होगा। 22 का मतलब आंसर इसका पावर 22 का मान कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, अगला है 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। 95 नंबर देखिए, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, और इसके आगे दिया गया है डॉट डॉट 10 का स्क्वायर। इसका मान दिया गया है 385। तो हमें निकालना किसका है?
हमें निकालना है 3 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर, आगे तक कहाँ जाता है 30 का स्क्वायर तक। तो अगर हम इस वाले में मतलब 3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर प्लस 30 के स्क्वायर से अगर हम यहाँ पर 3 का स्क्वायर बाहर ले लें तो यहाँ क्या बचेगा 1 का स्क्वायर, ये क्या बचेगा 2 का स्क्वायर, ये क्या बचेगा 3 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर। ठीक है, इसी तरह से बचेगा। 3 त्रिका 9 होता है, इसका मान दिया गया, कितना दिया गया इसका मान 385, 385 गुणा कर देंगे, 9 पन्ना 45, 5 4 9 8 72 और 4 76 और 7 9 3 27, 27 और 7 34 होता है, कितना होता है 34, तो 3465 इसका मान आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, इजी था, आपने कर लिया होगा। ये क्वेश्चन है, कितना है -27 मल्टीप्लाई बाई -16 प्लस -27 और इंटू -14 का मान हमको चाहिए कि मान इसका क्या आएगा। ठीक है, तो देख लेते हैं इसको। देखिए, अगर हम -27 यहाँ से कॉमन ले लें, क्योंकि यहाँ भी गुणे में है और यहाँ भी गुणे में है, तो इसको कॉमन लिया जा सकता है। यहाँ कितना बचेगा -16 का, और ये कितना बचेगा -14। ठीक है, इधर देखिए -27 बाहर रहेगा, 16 -30 हो जाएगा। अब ये तो प्लस की हो जाएगी, इधर माइनस है, इधर माइनस, गुणा माइनस माइनस का गुणा क्या होता है प्लस। ठीक है, बाकी 27 3 81 यानी 810, वो भी पॉजिटिव वैल्यू इसका मान आएगा। ठीक है, तो 810 ये ऑप्शन जिसने भी किया सही किया है। अब हम लोग चलते हैं इंग्लिश वाले सेक्शन पे। इंग्लिश वाला सेक्शन जो हमारा है वो भी काफ़ी अच्छा पूछा गया था। देखिए, पहले देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। थोड़ा सा इसको भी और बड़ा कर दें, जूम कर दें, आपको आराम रहे, शायद कि पेपर है तो ये बहुत ज़्यादा वैसा रहता है। चलिए, ठीक है। हाँ, पहला क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट प्रीपोजिशन। हमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या करना है, प्रीपोजिशन भरनी है, और वो किस वर्ड के लिए हमें आनी है। आई हैव नेवर लुक्ड ऑन ए फेस, मैंने कभी ऐसे चेहरे को नहीं देखा, दैट वाज सो डिवॉइड ऑफ फीलिंग, जिसके अंदर कोई भावनाएं ना हो। मैंने ऐसा चेहरा कभी नहीं देखा जो भावहीन चेहरा हो, है ना। तो किसी को देखा होगा तब उसने कहा होगा जो भी कहने वाला है। तो डिवाइड ऑफ होता है किसी चीज से वंचित होना, किसी चीज की कमी होना, डिवाइड ऑफ कहलाता है। ठीक है, डिवाइड ऑफ वंचित के लिए सेंस में आता है। सेकेंड क्वेश्चन है गिव सिनोनिम्स ऑफ अंडरलाइन वर्ड ही सेड देयर डिस्परेजिंग का मतलब होता है किसी को क्रिटिसाइज करना, किसी को बिलिटिल समबडी इज इंपॉर्टेंट, किसी के महत्व को कम कर देना। मीनिंग इसके ये दोनों होते हैं, बट यहाँ पर जो मेरे अकॉर्डिंग आएगा वो क्या आएगा, ही सेड देयर, वो वहां बैठ गया। डिस्परेजिंग अबाउट द लीगल सिस्टम, जो लीगल सिस्टम है गवर्नमेंट के, हम लोग होते हैं ना गवर्नमेंट के बारे में क्रिटिसाइज करने लगते हैं, इनकी योजनाओं के बारे में, तो वैसे तो ये क्रिटिसाइज होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर बिलिटिल भी हो सकता है। बिलिटिल समबडी इज इंपॉर्टेंट, बिलिटिल का मतलब होता है किसी के महत्व को कम कर देना। बिलिटिल मतलब होता है जो उसकी वास्तविक कोई छवि है उसको कम करके बताना, या बताना क्या उसकी होती है, तो बिलिटिल ये यूज किया जाता है। बिलिटिल समबडी इज इंपॉर्टेंस, किसी के महत्व को कम कर देना। तो यहां पर हो दोनों ही सकते हैं, वैसे आप जा सकते हैं बिलिटिल पर, क्योंकि बिलिटिल इसका सिनोनिम्स में दिया जा रहा है। इसको हमने चेक भी किया था, और क्रिटिसाइज करना भी होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, बाकी देखते हैं इसको क्या यूपी ट्रिपल एससी मानता है। गिव वन वर्ड फॉर, वन वर्ड हमें निकालना है किसके लिए, द ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स ऑफ अ कंट्री, किसी देश के जो वास्तविक रहने वाले होते हैं। ओरिजिनल मतलब जो वहां के ही निवासी होते हैं, कहीं बाहर से आए हुए नहीं होते हैं, उनके लिए एबॉर्जिन्स वर्ड यूज किया जाता है। ठीक है, मूल निवासी वर्ड इसके लिए हिंदी में होता है एबॉर्जिन्स कहते हैं। सिटीजन तो नागरिक होता है, बाहर का भी अगर आ गया, वो भी 6-7 साल रहा तो उसको भी नागरिकता दी जा सकती है, तो सिटीजन होगा ना। स्ट्रेंजर अजनबी होता है, एलियन जो किसी दूसरे ग्रह से आया। ठीक है, तो ये हो गया। बाकी अब पैसेज देखते हैं, पैसेज क्या कह रहा है हमसे। देखिए इसको थोड़ा सा, इसको इन द यूनाइटेड स्टेट्स, अगर हम अमेरिका की बात करें, समवन लीगली बिकम्स एन अडल्ट, कोई लीगली अडल्ट कब बनता है ना, कब बनता है, व्हेन दे टर्न 18 ईयर्स ओल्ड, जब वो 18 साल का हो जाता है वो लीगली अडल्ट हो जाता है। एट 18 यूएस सिटीजन कैन वोट, और 18 के साल पर यूएस सिटीजन क्या कर सकता है, ही कैन वोट। ठीक है, मतलब वोट दे सकता है। दे कैन ऑल्सो सर्व इन मिलिट्री, उसे वो मिलिट्री की सेवाएं भी दे सकता है। एंड गो फाइट इन वार्स फॉर द कंट्री, और देश के लिए युद्ध में भी जा सकता है। ठीक है, आगे देखते हैं। एन 18 ईयर ओल्ड कैन ऑल्सो बाई सिगरेट, 18 साल का जो भी युवक होता है वो सिगरेट खरीद सकता है। एंड अदर टोबैको प्रोडक्ट्स, और दूसरे भी जो भी तंबाकू प्रोडक्ट्स होते हैं। बट 18 ईयर ओल्ड कैन नॉट बाई एल्कोहलिक
एल्कोहलिक बिवरेज, बिवरेज माने होता है जो पेय पदार्थ होते हैं, ठीक है। तो लेकिन 18 साल का कोई भी बच्चा ऐसा नहीं कर सकता है, मतलब कोई एल्कोहलिक ड्रिंक नहीं खरीद सकता है। सिगरेट ले सकता है, तंबाकू ले सकता है, बट एल्कोहल नहीं ले सकता है, खरीद नहीं सकता किसी शॉप से। पीपल इन द यूएस नीड टू वेट अंटिल दे आर 21 टू बी एबल टू डू दैट। अगर किसी को ऐसा करना है, या करना क्या है, करते ही हैं लोग, तो उनको लगभग कितनी उम्र उनकी होनी चाहिए, 21 साल होनी चाहिए, तभी वो ऐसा कर सकते हैं। एट द एज ऑफ 18 पीपल कैन लीगली लिव ऑन देयर ओन वर्क। 18 साल की उम्र में लोगों को यह अधिकार हो जाता है कि लीगली वो अपने खुद के अपने हिसाब से रह सकते हैं, वर्क कर सकते हैं एंड गेट मैरिड, और शादी कर सकते हैं। हाउएवर टर्निंग 18 डजंट मीन, अब ये देखिए एक वर्ड आया है और इसी से आपका ये एक क्वेश्चन भी लगेगा। हाउएवर, लेकिन इसके बावजूद भी टर्निंग 18 डजंट मीन एवरीवन इज रेडी टू टेक ऑन एडल्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसका कतई मतलब नहीं है कि अगर कोई 18 साल का हो रहा है तो वो जिम्मेदारियां भी संभाल सकता है एक वयस्क की तरह। एट द एज ऑफ 18 मोस्ट पीपल आर जस्ट ग्रेजुएटिंग, क्योंकि 18 साल पर ज्यादातर लोग क्या कर रहे होते हैं, अपना ग्रेजुएशन पूरा कर रहे होते हैं फ्रॉम हाई स्कूल, जो हाई स्कूल स्कूल्स होते हैं, फॉरेन में हाई स्कूल ही बोला जाता है मोस्टली। मेनी विल गो टू कॉलेज, बहुत सारे कॉलेज जाते हैं। सम यंग पीपल चूज टू गो टू कॉलेज फार फ्रॉम देयर होम्स, कुछ ऐसे युवा लोग होते हैं जो अपने घर से दूर जाकर के पढ़ाई करना पसंद करते हैं। एंड लिव इन डॉर्मेट्रीज, डॉर्मेट्रीज का मतलब होता है, आपने मूवीज वगैरह में देखा होगा कि एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, चैम्बर से बने होते हैं उनके लेटने के लिए, उनके रहने के लिए, तो जहाँ पर बेसिकली बहुत सारे स्टूडेंट एक जगह पर रहते हैं, सोते हैं और पढ़ाई करते हैं, डॉर्मेट्री। अदर पिक अ कॉलेज क्लोज टू होम, और कुछ दूसरे होते हैं वो क्या चूज करते हैं, अदर पिक मतलब कुछ दूसरे क्या चूज करते हैं, कॉलेज क्लोज टू होम, अपने घर के पास वाला, एंड स्टे वियर देयर पेरेंट्स, और अपने माता पिता के साथ रुकते हैं, टू सेव मनी, पैसा बचाते हैं। जाहिर सी बात, जब वो बाहर नहीं रहेंगे जाके तो दे कैन सेव अ मोर मनी। गेट येट अदर्स विल चूज टू लिव ऑन देयर ओन, और जबकि कुछ और भी लोग होते हैं जो खुद से ही रहना पसंद करते हैं, स्वतंत्र रहना पसंद करते हैं, ठीक है। लीगली अ पेरेंट डज नॉट हैव टू प्रोवाइड for their child when the child turns 18. Legally, a parent does not have to provide for their child when the child turns 18. हालांकि 18 साल के बाद एक पेरेंट्स भी इस तरह से लीगली बॉन्ड नहीं होता है कि उसको अपने बच्चे के लिए ही, मतलब जैसे बच्चे स्वतंत्र होते तो पेरेंट भी उनकी चीज़ों को लेकर स्वतंत्र हो जाता है। 18 साल तक उसको ये है कि आप उनका देख रेख कीजिए, उसके बाद वो भी स्वतंत्र होता है। चलिए देखते हैं हमारे क्वेश्चंस क्या रहते हैं, यहाँ पर क्वेश्चंस देख लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, विच इज करेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग्स विद रेफरेंस टू यूएस। यूएस के रेफरेंस में ऐसी कौन सी बात है जो ऊपर के पैसे से हमें मतलब यहां पर बताई गई है और वो सही है ना। सही तो पूछ रहा है, करेक्ट पूछ रहा है। चलिए देखते हैं। चिल्ड्रन मस्ट लीव देयर पेरेंट्स इवन आफ्टर 18। जब बच्चा 18 साल का हो जाता है तो उसको अपने माँ बाप का घर छोड़ ही देना चाहिए। कहीं ऐसा नहीं कहा गया था कि उसको छोड़ ही देना चाहिए, मतलब 18 का होगा तो बाहर ही जाना चाहिए, ऐसा नहीं कहा गया था। चिल्ड्रन मस्ट लिव विद देयर पेरेंट्स इवन आफ्टर 18। उनको 18 साल के बाद भी अपने माँ बाप के साथ ही रहना, बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। सब लिबरेसी, साथ रहो, बाहर जाओ, अकेले रहो, सब कुछ। ऑल आर इनकरेक्ट, अभी तो नहीं कह सकते। चिल्ड्रन में लिव विद देयर पेरेंट्स इवन आफ्टर 18, हाँ यही सही हो जाएगा ऑप्शन। मतलब ये दोनों गलत है, मतलब बच्चे 18 साल के बाद भी अपने माता पिता के साथ रह सकते हैं, ऐसी कोई भी फाउंडेशन नहीं है कि वो नहीं रह सकते, ठीक है। तो ये हो जाएगा। इन यूएस व्हाट इज द मिनिमम एज रिक्वायर्ड टू ज्वाइन मिलिट्री। पहले ही आया था शुरू में, मिलिट्री ज्वाइन करने के लिए मिनिमम एज क्या बताई गई थी, आपको शुरू ही में दिखाया गया था। कहाँ पे आ रहा है, ये दिखाया गया था। कंट्री 18 ईयर ओल्ड फाइट मिलिट्री सेवा आया ये, एंड गो टू फाइट। 18 ईयर होने पर मिलिट्री ज्वाइन कर सकता है, तो इसका भी ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, 18, ठीक है। बार बार 18 की बात भी हो रही थी। तो इस तरह से ये हमारा जो पोर्शन था वो था इंग्लिश का पोर्शन। आई थिंक 5 इसके हो गए हैं। अब देखते हैं रीजनिंग, अगर यहीं से है तो यहीं से देख लेते हैं रीजनिंग को। तो रीजनिंग किस तरह से है उसको देखते हैं, यहाँ से क्वेश्चन शुरू करते हैं। चलिए हाँ, इसी को देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, एक घड़ी सुबह 8 बजे सेट की जाती है। घड़ी 8 बजे सेट की जाती है, सुबह 8 AM पे कर दी जाती है। सुबह मतलब 8 AM पे सेट कर दी जाती है। घड़ी 24 घंटे में 10 मिनट आगे बढ़ जाती है। और अगर 24 घंटे की बात करें 24 आवर्स में ये 10 मिनट्स पास्ट हो जाती है, मतलब आगे बढ़ जाती है।
जब दूसरे दिन घड़ी दोपहर 1 बजे का समय बताती है तो वास्तविक समय क्या होगा, घड़ी क्योंकि बढ़ रहा था उसका टाइम बराबर, तो अगर वो अगले दिन मतलब 1 बजे 1 बजा रही है तो वास्तविक समय उस टाइम पर क्या हुआ होगा। आप समझ सकते हैं कि उस टाइम पे टाइम उतना नहीं हुआ होगा, क्योंकि घड़ी तो अपना समय कहीं ना कहीं बढ़ा रही थी, हर हर घंटे हर मिनट में अपना कुछ ना कुछ समय बढ़ा रही थी, 24 घंटे में 10 मिनट बढ़ा रही थी। ठीक है, तो इसको हम किस तरह से लगा सकते हैं, कुछ भी इसका आप ये मानिए कि अगर जब रियल 24 घंटे होते हैं, 24 घंटे होते हैं मतलब 24 घंटे होते हैं, तो वास्तव में कितने होते होंगे, घड़ी के द्वारा कितने होते होंगे, 24 घंटा और प्लस 10 मिनट, यही तो होता होगा। जब वास्तव में 24 घंटे होते होंगे, मतलब रियल टाइम वास्तविक समय जब 24 घंटे होता होगा वास्तविक वाला, ठीक है, तो घड़ी में कितना होता होगा, 24 घंटे 10 मिनट। तो यहां पर देखिए आप 24 घंटे के लिए कितना हो जाएगा, 24 सही और 10 को मतलब कितना 1/6 कर सकते हैं ना, 1/6 मतलब 60 का भाग लगाएंगे मिनट में तो ये भी घंटा बन जाएगा, और इसका मान कितना आ जाएगा 24 छक्का 144 एक 145, 145/6। मतलब हम कह सकते हैं कि 145/6 घंटे जब होंगे, जब वास्तविक समय क्या होगा, रियल टाइम क्या होगा, रियल टाइम होगा 24 घंटे का। ठीक है, 145/6 घंटे कब होंगे, जब वास्तविक समय होगा 24 घंटे का। तो यहां से जरा निकाल के देखिए, अगर हम मान निकालें 1 का, मतलब 1 घंटा घड़ी द्वारा कब बजेगा, जब क्या होगा 24 बटे कितना हो जाएगा 145 और गुणे 6। ठीक है, 24 बटे 145 गुणे 6, तो ये होगा 1 घंटे पर। अब फिर से देखिए 1 घंटे का मान निकला है, और वास्तव में टाइम हुआ कितना है उसके बीच में, ये सुबह 8 बजे मिलाएगी और अगले दिन ये 1 बजे देखी जाती, तो इन दोनों के बीच कितने घंटे का टाइम हो रहा है, 29 घंटे का। फिर से समझ लीजिए इस बात को, हम ये सिर्फ आपको बताना चाह रहे थे कि जब वास्तविक 24 घंटे होते हैं तो वास्तव में घड़ी कितने बजा देती है, 24 घंटा 10 मिनट। तो इसको अगर हम कैलकुलेट करें तो ये आएगा 145/6 घंटा। 145/6 घंटा कब होते हैं, जब वास्तविक समय 24 घंटा गुजरता है, और हमें कितने घंटे गुजारने घड़ी वाले, ये घड़ी वाले हैं जो गलत वाले हैं, और हमें कितने घंटे गुजारने 29। तो 1 का निकाल लें, 1 का क्या हो जाएगा, ये 45, 145 का भाग लग जाएगा, 6 का गुणा हो जाएगा, और अगर हमें 29 का निकालना हो तो इसमें 29 का क्या हो जाएगा, गुणा। ठीक है, तो अब ये निकल के जो टाइम आएगा वो 29 घंटे का टाइम आएगा। कितना आएगा जरा देखिए, 29 से काट दीजिए, 29 पंचे 145 और 24 छक्का कितना हो जाएगा 144, 24 छक्का 144/5, ये समय हो जाएगा 29 घंटे में जो वास्तविक समय होगा। जरा इसको निकाल के देखिए, वास्तविक समय कितना निकल रहा है, 5 5 दूनी 10, 4 44, 5 5 8 40, और कितना बचेगा 4 बचेगा, 4/5 घंटे। इतना टाइम होगा, कब होगा इतना टाइम, जब वो 29 घंटे घड़ी आगे बढ़ चुकी होगी गलत वाली, तब वास्तविक टाइम इतना हुआ होगा। अब इतना ही टाइम आप जोड़ दीजिए 8 में, अगर हम 8 में कितना जोड़ते हैं 28 घंटे, तो 8 में पहले तो 24 जोड़ दो, पहले तो 24 जोड़ो तो सुबह का 8 बज जाएगा, फिर 4 और जोड़ो, 28 है ना, इसको तोड़ लीजिए ना, तो फिर 4 और जोड़ो, तो 4 और इसमें जोड़ोगे तो 12 बज जाएगा। अब कितने बचे हैं, 28 घंटे हो गए, 4/5, 4/5 घंटे का मतलब क्या होता है 48 मिनट। भाई 60 का गुणा करोगे, 60 के गुणे का मतलब है 12 पंचे 60 और 5 चौक 48, यानी 12:48 हुए होंगे जब वो घड़ी कितना बता रही होगी, 1 बजे बता रही होगी। ठीक है, तो इस तरह से ही लगेगा। बेसिक से था, अगर किसी को नहीं समझ में आया तो उसको भी समझ में आ जाएगा, क्योंकि इसको लगाने का जो तरीका यूज किया है वो कौन सा किया है, बेसिक। बाकी ट्रिक्स वगैरह जो है वो चैप्टर्स में आपको देखने को मिलती है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, अगला क्वेश्चन था कहाँ पे है, यही है। हाँ, इन वर्ड्स को अगर हम लगाएंगे तो सबसे पहले कौन सा वर्ड्स आएगा, इसको उधर कर देते हैं हम। इस वर्ड्स को देखिए, ये वर्ड्स जो हैं देखिए SPAS, और टी तो नहीं आएगा, टी से पहले क्या आ रहा है एम, हम एक बार लगा देते हैं एम और पूरा लिखे भी नहीं। इसके बाद अगला वर्ड कौन सा आएगा SPAS, और एस के बाद अब एम तो खत्म हो गया, टी आ रहा है हर जगह, तो हर जगह के लिए टी आ रहा है, टी लगा देते हैं। बट टी के बाद देखिए जरा, इनमें क्या आ रहा है स्पेस्टिक, तो TIC, अगला वर्ड कौन सा होगा, इसके आगे का कौन सा होगा
SPASTICAL। और इससे अगला अगला कौन सा उसमें दिया गया, SPASTICALLY। और सबसे लास्ट में क्या दिया गया है, SPASTI स्पैस्टिक कहाँ पे है, स्पैस्टिकली, स्पैस्टिसिटी। अब देखिए ये वर्ड ऑर्डर हमने लगा दिया है जैसा डिक्शनरी में इनको होना चाहिए। सबसे पहले ये आएगा, पूरा हमने नहीं लिखा था, इसको लिख ही दे क्या, इसको पूरा अगर लिखेंगे तो ये है, क्या था ये वर्ड, स्पैस्मोडिकल, स्पेस कहाँ पे है ये, हाँ स्पैस्मोडिकल, स्पैस्मोडिकल। ठीक है, अब देखिए क्या आएगा, एम आएगा ना, स्पेस तो सभी जगह है, तो उससे मतलब पड़ेगा भी नहीं फर्क, डिक्शनरी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जब आप स्पेस सर्च करोगे तो वर्ड आ जाएगा। लेकिन उसके बाद कौन सा आ रहा है, सबसे पहले लेटर आता है एम, तो ये तो पहले नंबर पे हो जाएगा। एम के बाद, और इसको छोड़ दीजिए, अब स्पेस के बाद देखिए टी टी टी, हर जगह टी टी है, आप देखना गौर से इसको, तो टी तो आ ही जाएगी। लेकिन टी में वर्डिंग सबसे जल्दी खत्म कहां पे हो रही है, तो आई तो सभी में, आई भी है, आई भी, तो आई भी आएगी। अब इसके बाद क्या आएगा, सी है, तो इसमें भी सी, बट इसके बाद वर्ड्स मतलब लेटर्स नहीं है, तो यही वर्ड है जो सबसे पहले आएगा। उसके बाद ये आएगा, सी के बाद क्योंकि ए आया है, उसके बाद ए के बाद डबल एल वाई भी आया तो ये आएगा। उसके बाद ए के बाद देखिए, इस पे सी के बाद आई आई है, तो आई ए के बाद आती है तो सबसे लास्ट में ही आएगा। अब हमसे क्या पूछ रहा था, वो हमसे पूछ रहा था, कहां पे गया है क्वेश्चन, ये दूसरे स्थान पर, अंतिम से दूसरे स्थान पर, तो अंतिम से दूसरे स्थान पर कौन सा आएगा, स्पैस्टिकली आएगा। ठीक है, यही वर्ड आ जाएगा जो अंतिम से सेकेंड नंबर पे आएगा। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है इसमें, चलिए देखिए, कह रहा है कबूतरों की एक पंक्ति में सभी उत्तर की ओर मुंह करके खड़े। इस वाले को देखिए, कबूतरों की एक पंक्ति में सभी उत्तर की ओर मुंह करके खड़े, ये कबूतरों की पंक्ति है, ये क्या हो जाता है, दायां जो अपना दायां वो उनका दायां, और ये क्या हो जाएगा, बायां जो अपना बायां वो उनका बायां। ठीक है, कबूतरों की पंक्ति में सभी उत्तर की ओर मुंह करके खड़े हैं, सभी उत्तर की ओर मुंह करके खड़े हैं। P1 बाएं से 9वें स्थान पर, बाएं से 9वें स्थान पर कौन है, 9वें स्थान पर है P1 बाएं से 9वें स्थान पर है, और P2 दाएं से 12वें स्थान पर, ये दाएं से, P2 दाएं से 12वें स्थान पर है। हो सकता है 12वां स्थान यहां पर हो, और हो सकता है कि 12वां स्थान इधर कहीं हो। ठीक है, कहीं भी हो सकता है, 12वें स्थान पर है। आगे देखते हैं, 12वें स्थान पर P1 और P2 के बीच तीन मोर हैं, तो देखो ये तीन यहां पर भी हो सकते हैं, अगर ये इधर रहेगा, इधर देखिए, अगर ये इधर देखो, अगर ये P1 यहां पर है, ये कौन सा है P1, और P2 अगर यहां पर आता है, P2 अगर यहां, तो इसके बीच में तीन दिखा सकते हैं हम, लेकिन वो तो बता नहीं रहा है कहां पर है, तो P2 कहां पर हो सकता है, P2 यहां पर भी हो सकता है 12वां, तो फिर यहां पर उनके बीच में तीन होंगे। ठीक है, अभी क्लियर नहीं है, P1 और P2 के बीच तीन मोर हैं, बट वो स्थिति क्लियर नहीं। P1 और P3 P4 से समान दूरी पर है, कुछ नहीं बता सकते हम, कहां P3 है कहां P4 है, समान दूरी बता रहा है। ज्ञात कीजिए पंक्ति में कितने कबूतर हैं, बिल्कुल किसी भी तरह से इसको निर्धारित नहीं किया जा सकता है कि कहां पर कितने कबूतर हैं और कौन किसके पास में। ठीक है, और अगला देखिए, रीजनिंग का क्वेश्चन है ये। इस क्वेश्चन में क्या दिया है, इसमें डिकोडिंग का ये क्वेश्चन है रीजनिंग में, और अच्छा खासा आया है। चलिए देखते हैं इसको। देखो, एक कूट भाषा में परम्यूटेंट, थोड़ा सा और ऊपर बढ़ा दें क्योंकि इसके लिए थोड़ा सा चाहिए हमें स्पेस। ठीक, हाँ, क्या कह रहा है, किसी कूट भाषा में परम्यूटेंट, परम्यूटेशन को क्या लिखा जाता है, IBKF RMXMR FLG लिखा जाता है। तो उसी कूट भाषा में
पब्लिक सेक्टर को क्या लिखा जाएगा। पब्लिक सेक्टर तो लिख ही जाएगा, बहुत बड़ा मैटर नहीं है वो। मैटर ये करता है कि इसको हम डिकोड कर पाए कि क्यों पी का मतलब आई है। तो आपको इनके सभी के लेटर्स के स्थान पता होने चाहिए, किस स्थान पर ये आते हैं। अगर हम ऊपर वाले की बात करें तो पी की बात करें तो पी कहाँ पर आता है, 16 पे आता है। ई कहाँ आता है, 5 पे आता है। आर कहाँ पे आता है, आर आता है 18 नंबर पे। एम कहाँ आता है, 13 पे आता है। यू कहाँ पे आता है, यू आ जाएगा एस टी यू 21, ठीक है। और टी कहाँ आता है, 20 पे। ए 1 पे, टी 20 पे, आई 9 पे, ओ आता है 15 पे, और एन कितना आता है, 14। फिर से एक बार देख लें जरा, कहीं कोई गलत तो नहीं हुआ। पी 16 पे आता है ना, पी ई 5, आर 18, आर एस 19, ठीक है। एम 13, यू 21, टी यू सही है, टी 20, ए 1, टी 20 सब सही है, ठीक है। अब इनके भी जरा लिख लेते हैं। इनके क्या आते हैं, आई 9 पे आता है, बी 2 पे आता है, के 11 पे आता है, एफ कितने पे आता है, एफ आता है 6 पे, आर आता है 18 पे, एम आता है 13 पे, एक्स बाई जेड, एक्स आता है 24 पे, एम आता है 13 पे, एफ आता है 6 पे, एल आता है 12 पे, और जी आता है 7 पे, ठीक है। इस तरह से ये नंबर्स आते हैं, इनकी प्लेस है। अब आप देखेंगे कि इन दोनों में जो अंतर है, जो डिफरेंस है, इन दोनों का जो डिफरेंस है, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितने का है, 7 का है। इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितने का है, 3 का है। यहाँ फिर 3 का है ना, 5 और 2 3 का है। यहाँ 18 11 है, 7 का है। यहाँ 13 और 6 है, 7 का है। यहाँ 21 और 18 है, 3 का है। यहाँ 20 और 7 का है। यहाँ ए और 24, देखिए 24 और यहाँ ए मतलब 1 मतलब 3 का है, ठीक है। 24 से आप पीछे देखिए तो 3 का मिलेगा। ठीक, 20 13 7 का है। आई 9 6 3 का है, ठीक है। 15 12 3 का है, और 14 और 7 ये भी कितने का है, 7 का है। ये कुछ इनके जो लेटर्स हैं उनमें डिफरेंस है, और इसमें 7 का है जो ये लिख चुके हैं। बस यही डिफरेंस आपको लगाना है, और जो कहां पर आपका बैठेगा, पब्लिक सेक्टर के लिए सी नंबर पे बैठेगा, ठीक है। आई होप ये जिस सेट से हमने लगाया था वही सेट हो, बट उसके अकॉर्डिंग किस में बैठेगा, ये सी में बैठेगा, शायद वही हो, बट अब हमें इतना कंफर्म नहीं है पूरा बनाने में। वी एम एल के आई आर यू ई एफ, हाँ यही है, बी एल बी सही है, यही है, ठीक है। तो बाकी आप बना के देख सकते हैं, आपको डिकोड कर दिया है, लेकिन आएगा सी ही शायद, ठीक है। तो इस तरह से ये रीजनिंग का था, डिकोडिंग का क्वेश्चन था। 5 इंग्लिश के, 5 मैथ के और 5 रीजनिंग के हमारे क्वेश्चन हो जाते, नहीं एक रीजनिंग का बचा है अभी एक रीजनिंग का बचा है, अभी कथन वाला बचा होगा कहीं रीजनिंग का, है ना। रीजनिंग के यहाँ हो गए, अब नेक्स्ट देखते हैं जरा, रीजनिंग का बचा होगा, ये बचा है कथन का, ठीक है। चलिए इसको देख लेते हैं, क्या कह रहा है ये कथन। प्रश्न में 2 कथन 1 और 2 दिए गए हैं। क्या है, सरकार ने भारत के सभी मेडिकल कॉलेज में प्रवेश के लिए एक ही प्रवेश परीक्षा आयोजित करने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा हम सभी जितने भी मेडिकल कॉलेज हैं सबके लिए एक ही परीक्षा आयोजित करेंगे। राज्य सरकार ने अन्य राज्यों के छात्रों को राज्य के मेडिकल कॉलेजों की सीट के लिए आवेदन करने से रोक दिया। देखिए ये दोनों जो बातें लिखी हैं ये आपस में इंटर रिलेटेड नहीं है। दोनों कथन 1 और 2 किसी सामान्य कारण के प्रभाव हैं। कथन 1 कारण है और कथन 2 इसका प्रभाव है, नहीं सेकेंड नहीं होगा। कथन 1 कारण और कथन 2 इसका प्रभाव नहीं है। दोनों कथन 1 और 2 स्वतंत्र कारण हैं। कथन 2 कारण है और कथन 1 ये भी नहीं है, डी भी नहीं है। अब बात आती है दोनों कथन 1 और 2 किसी सामान्य कारण के प्रभाव है। कारण यहाँ कुछ ऐसा समझ में नहीं आता है, हम कह सकते हैं कि दोनों कथन 1 और 2 स्वतंत्र कारण हैं, स्वतंत्र कारण हो सकते हैं। सरकार ने भारत के सभी मेडिकल कॉलेज के प्रवेश के लिए एक ही प्रवेश परीक्षा करने का निर्णय लिया है, तो उन्होंने ऐसा निर्णय लिया है। इसके पीछे कोई ये अपने आप में एक कारण हो सकता है किसी भी चीज़ के लिए। और दूसरा क्या हो जाएगा कि राज्य सरकार ने अन्य राज्यों के छात्रों को राज्य के मेडिकल कॉलेजों की सीटों के लिए आवेदन करने से रोक दिया। ये भी अपने आप में एक कारण हो सकता है, स्वतंत्र कारण हो सकता है, ठीक है। तो हमारे हिसाब से सी है इसमें फिलहाल, बाकी देख लेते हैं, भी इतना ज़्यादा हमने गौर से देखा भी नहीं उसको। चलिए, तो आई होप आपको ये जो पेपर है वो समझ में आया होगा, आपने इसको अपने जो सेट है उससे मैच किया होगा और स्कोर आपका अच्छा बने ऐसी हम उम्मीद करते हैं, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद देखने के लिए, थैंक यू।